हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ साइंस विद स्वीटी मैम। दोस्तों, आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपना स्टडी वगैरह खूब अच्छे से कर रहे होंगे। आप लोगों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे होंगे, बोर्ड के एग्ज़ाम और कंपटीशन के जो कुछ भी है वो आप लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। होली भी आप लोगों ने अच्छे से सेलिब्रेट की होगी। हम लोग दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहे थे, वी आर डूइंग एनसीईआरटी सीरीज़। एनसीईआरटी सीरीज़ हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग वी हैव ऑलरेडी डन क्लास 6 एंड 7th NCERT, okay, only biology chapters, and now we are doing class 8th NCERT in which we have covered the first 2 chapters. पहले स्टार्टिंग के 2 चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग नेक्स्ट न्यू चैप्टर लेके आए हैं आपके सामने, उसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो आपके बुक में चैप्टर 7 क्लास 8 की बुक में चैप्टर 7 में मेंशन है, बायोलॉजी का चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मीन्स प्लांट्स और एनिमल्स का कंजर्वेशन, ये चैप्टर आपका टॉपिक है। ओके, इस चैप्टर को बच्चों हम लोग अच्छे से समझेंगे कि ये चैप्टर हमसे कहना क्या चाह रहा है। कुछ पॉइंट्स में जैसे हम लोग हमेशा डिवाइड करके पढ़ते हैं, चैप्टर को पूरा क्लियर करते हैं, तो डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या बातें बताई गई हैं और ये हमें चैप्टर क्या समझाना चाह रहा है, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, हम लोग सबको पता है ना कि साइंस में है क्या, बेसिकली आप लोग साइंस में क्या पढ़ते हैं, क्या, क्यों और कैसे, कोई भी चीज़ क्या है। ओके, पहले तो हम समझेंगे कि ये चीज़ है क्या, फिर अब समझ गए है क्या चीज़ है तो क्यों ये ऐसे है। ओके, ऐसी क्यों है, और समझ गए क्यों है तो अब कैसे है। ओके, साइंस हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था ना चैप्टर 1 में कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कैसे होते हैं, क्या, क्यों और कैसे पे ही पूरा साइंस आपका बेस्ड है। कोई चीज़ क्या है, क्यों है और कैसे। जैसे सपोज आपका ये मेरे हाथ में मार्कर है, तो आप सबसे पहले, आपको तो पता नहीं है, बच्चों जो छोटे बच्चे हैं या फर्स्ट टाइम जिन्होंने देखा होगा उनको नहीं पता कि ये क्या है, तो ये क्या है, वर्ड है क्या है, तो आप लोग बताएंगे मैम ये मार्कर है। ओके, इसका आंसर आपने खुद से दिया, मार्कर है। अब मार्कर है तो क्यों इसको मार्कर ही बोलते हैं। ओके, कुछ और कुछ क्यों नहीं बोलते, क्यों इसको पेन नहीं बोलते, पेंसिल नहीं बोलते, मार्कर क्यों बोलते, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढेंगे क्यों, फिर कैसे, अब ये वर्क कैसे करता है, क्यों पता चल गया कि भाई ये क्या है, ये लिखने का काम करता है, और ये आपका इसका शेप कैसा है, ओके, कलर कैसा है, ये सब आपकी प्रॉपर्टीज हो गई। तो आपको क्यों पता चल गया, अब ये पता चल गया तो कैसे कैसे ये वर्क करता है। इसी पे आपका पूरा साइंस बेस्ड है, क्या, क्यों और कैसे पे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर को हम लोग कुछ पॉइंट्स में डिवाइड करके अच्छे से पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, आप लोग देखिए, स्पीसीज, एक वर्ड क्या आता है, टर्म स्पीसीज। स्पीसीज मीन्स हिंदी में जाति बोलते हैं। तो आप लोग हमेशा लर्न किए होंगे, हायर क्लासेस में भी पढ़ते चले आए होंगे, डेफिनेशन आप लोगों ने लर्न की है, समझिए कि सबसे आपका क्लासिफिकेशन का सबसे छोटा जो यूनिट होता है, क्या, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज स्पीसीज, उसको ही हम लोग स्पीसीज जाति बोलते हैं। ओके, आप लोगों ने ये लर्न किया है, समझा है, जो भी हम इसको आपको बहुत ही इजी वे में समझाते हैं, बहुत इजी तरीके से इस चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए बच्चों, आपको स्पीसीज अब लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, उसको बस एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और डेफिनेशन आप खुद से उसको कर लेंगे, लिख लेंगे। स्पीसीज का मतलब क्या है, हम लोग अपनी सिंपल लैंग्वेज में बोले समझने के लिए, तो एक आपका जो मैरिज होती है ना, शादी होती है, ओके, एक ही कास्ट में शादी, इंटर कास्ट नहीं, मीन्स दूसरे कास्ट में शादी नहीं, सेम कास्ट में जो शादी हो रही है। आप एक एग्जाम्पल के थ्रू स्पीसीज को समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको दोबारा लाइफ में कभी भी इसको फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। स्पीसीज जाति का मतलब क्या होता है, सेम कास्ट मैरिज, सीधे सीधे हम ये कह देते हैं स्पीसीज मीन्स सेम कास्ट मैरिज, एक ही कास्ट में शादी है आपकी। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए आप हिंदू हैं तो हिंदू शादी कर रहे हैं। अब तो होने लगा कि इंटर कास्ट में कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली जनरली क्या होता है कि आप पंजाबी हैं तो पंजाबी से ही शादी करेंगे, सिख हैं तो सिख से ही शादी करेंगे, मुस्लिम है तो मुस्लिम में ही शादी करेंगे। और डीप में आप जाएंगे तो क्या होगा बच्चों कि हिंदू में भी कई सारे कास्ट हैं ना आपके, तो आप मोस्टली क्या करते हैं, श्रीवास्तव है तो श्रीवास्तव में ही मैरिज करते हैं, ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण में ही कर रहे हैं। ओके,
अपनी सब कास्टेस जो हैं उनमें कर रहे हैं, तो आपका स्पीसीज क्या है। अब आप बोलेंगे मैम इससे कैसे रिलेशन है, इसी को हम लोग अच्छे से इसमें डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर में समझेंगे। बस एक वर्ड में आप समझिए, स्पीसीज जाति का मीन्स सेम कास्ट मैरिज, मतलब एक ही कास्ट में शादी करना, ये आपका स्पीसीज है। और आगे इसको इस चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, एक टर्म आपका बच्चों देखिए, ओके क्या होता है, आप लोग ने बहुत सुन रखा होगा बायोस्फीयर, बायोस्फीयर पढ़ा है। ओके आगे की क्लासेस में भी समझा। बायोस्फीयर है क्या, आप लोग सबको पता है, आप लोगों ने डेफिनेशन रट रखी है, अच्छे से लर्न की, लेकिन अब आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। ओके बायोस्फीयर का मतलब क्या हुआ, बायो मीन्स लाइफ, स्फीयर मीन्स प्लेस, तो अर्थ पे वो प्लेस, हमारी धरती पे वो जगह जहां कहीं भी आपकी लाइफ पाई जाती है। क्या पाई जाता है, जीवन। लाइफ मीन्स लाइफ किस में होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। तो वो प्लेस अर्थ का जहां कहीं भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको क्या कहते हैं, सीधे सीधे बायोस्फीयर कहते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों का। अब कभी भी नहीं आप लोग इसको कंफ्यूज होंगे कि बायोस्फीयर क्या होता है। वो प्लेस अर्थ का, बायो मीन्स लाइफ एंड स्फीयर मीन्स प्लेस, तो वो प्लेस जहां पे लाइफ, जीवन होता है। जीवन किसमें होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जीवन होता है। तो जितने पार्ट में आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको ही बायोस्फीयर कहते हैं। ओके बच्चों देखिए, एक टर्म और है, उसको भी हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। क्या है आपका, देखिए हम समझाते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों के दो नाम होते हैं ना, दो मीन्स क्या, घर में क्या होता है, प्यार से आप लोगों को क्या बोला जाता है, अगर आप घर में छोटे हैं तो छोटा बच्चा छोटे बोला जाता है। ओके, और आप लोगों को गुड़िया, गुड्डा, पप्पू, रीना, जो कुछ भी नाम है, घर के नाम अलग होते हैं और स्कूल कॉलेज वगैरह के नाम आपके अलग होते हैं ना, पुकारने के नेम, जो ऑफिशियल नेम है वो आपका अलग है। ओके, बहुत से लोगों के सेम भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ज़्यादा मोस्टली क्या होता है, घर में मम्मी पापा प्यार से बुलाते हैं, हमको किसी भी नाम से प्यार से बुला लेते हैं। ओके, और बाहर क्या होता है, आपका स्कूल का नेम अलग होता है। तो इसी तरीके से आपका क्या होता है कि बायोस्फीयर, अभी हम लोग ने समझा ना कि वो जगह जहाँ पे आपके लिविंग बींग्स रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जीवन रह रहा है, जहाँ पे प्लेस अर्थ पे पाए जाने वाला वो प्लेस जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनको बायोस्फीयर कहते हैं। और बायोस्फीयर में लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपका क्या आता है, आप लोगों को पता है, प्लांट्स आते हैं और एनिमल्स आते हैं। ओके, प्लांट्स में भी लाइफ होता है, एनिमल्स में भी लाइफ होता है। ओके, जीवन होता है। तो अब इनके नाम क्या है, प्लांट्स तो हम लोग बोलते हैं, सब लोग प्लांट बोल रहे हैं, और एनिमल्स को एनिमल्स बोलते हैं कि जीव जंतु। ओके, आपका प्लांट से पेड़ पौधे और एनिमल्स आपका जानवर जंतु हैं। तो इनका भी, ये तो हम लोग कॉमन नेम बोल रहे हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन इनका भी तो कोई ऑफिशियल नेम होगा, मतलब ऑफिशियली इनको क्या कहते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स को जैसे हम लोगों को ऑफिशियली घर में कुछ और नाम है, हमारा स्कूल में कुछ और नाम है, जैसे मान लीजिए घर में कोई बच्चा घर में सबसे छोटा है, उसका नाम क्या, छोटे, नन्हे, जो कुछ भी है, घर में ऐसे पुकार रहे हैं, गुड्डा, गुड़िया पुकार रहे हैं, और बाहर उसका नाम क्या है, उसका नाम अजय, विजय, ओके, राधा, कोई भी नाम आप ले लीजिए। तो स्कूल में ये नाम है आपका और घर में कोई और है। तो ऐसे ही हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स को ऐसे जनरली प्लांट्स एंड एनिमल्स कह रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल नेम इसका क्या है, प्लांट्स को बच्चों हम लोग फ्लोरा बोलते हैं, एनिमल्स को क्या बोलते हैं, फाउना बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, प्लांट्स को फ्लोरा बोलते हैं और एनिमल्स को फाउना बोलते हैं। किसी बायोस्फीयर में पाए जाने वाले सभी प्लांट्स को हम लोग फ्लोरा बोलते हैं और एनिमल्स को हम लोग फाउना बोलते हैं। क्लियर बच्चों, इन सब चीज़ों को हम आगे इस चैप्टर में फर्दर अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी बता रहे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ओके, अब देखिए इस चैप्टर को हम लोगों ने डिवाइड किया कितने टॉपिक्स में। सबसे पहले तो हम अपना साइंस के अकॉर्डिंग समझेंगे क्या, क्यों और कैसे। तो सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, ये है क्या, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, प्लांट और एनिमल्स का कंजर्वेशन क्या है, व्हाट पढ़ लिया हम लोगों ने, क्वेश्चन निकाल लिया। व्हाट के बाद सेकेंड स्टेप आपका क्या था, क्या, क्यों, और थर्ड कैसे। तो हाउ, अब कैसे करते हैं, ठीक है, पूरा आपका ये होगा, हाउ कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज डन, कैसे करते हैं। तीसरा आपका वो क्या, क्यों और कैसे, सॉरी हाउ नहीं होगा, ये वाई होगा, वाई, क्यों करते हैं। ओके, वाई, क्यों, और हाउ, कैसे करते हैं।
3 टॉपिक आपका हो गया, समझ गए। सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स है क्या, इसको हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। फिर प्लांट्स और एनिमल का कंजर्वेशन जो है क्यों करते हैं, क्यों ज़रूरी है, क्या क्यों और कैसे करते हैं। थर्ड टॉपिक आपका कैसे। और फोर्थ आपका क्या है बच्चों, कुछ टर्म्स हम लोग समझेंगे। ओके, टर्म्स में आपका जैसे देख लीजिए, एक है रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक लाल किताब है। अगर आप लोग कंपटीशन के बच्चे होंगे, कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम दे रहे होंगे, तो अक्सर आप लोगों को कुछ रेड डेटा बुक में मेंशन जो लिस्ट है उसमें से पूछा जाता है ना कि कौन से प्लांट्स और एनिमल्स रेड डेटा बुक में मेंशन किए गए, इनकी सूची बनाई गई है। तो अब आपको जब यही नहीं पता होगा कि रेड डेटा बुक है क्या, तो आप कैसे क्लियर करेंगे इसको। बहुत ही सिंपल तरीके से इजी वे में इस चैप्टर में हम समझेंगे। ओके, रेड डेटा बुक, माइग्रेशन आपका, ओके, माइग्रेशन, और भी कुछ टर्म्स हैं जो आपके एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ते हैं ना, हमेशा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या टर्म्स जो बॉक्स बना के लिखे गए रहते हैं एनसीईआरटी में, इंपॉर्टेंट टर्म्स, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये चैप्टर आपका 4 टॉपिक में हम लोग अच्छे से इस चैप्टर के बारे में समझेंगे कि सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होता क्या है, व्हाट क्या, फिर इसकी क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो आइए अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। What is conservation of plants and animals means प्लांट कंजर्वेशन क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स का कंजर्वेशन क्या है, इसका मतलब क्या हुआ। कंजर्वेशन का मतलब बच्चों आप लोगों को पता है, कंजर्वेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संरक्षण। ओके, ये टिपिकल थोड़ा सा हिंदी वर्ड है, संरक्षण बोलते हैं। अब संरक्षण का मीन्स क्या होता है बच्चों, प्रोटेक्शन, टू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा करना, उनको सेव करना। ओके, यहाँ पे देखिए आप समझ लीजिए, कंजर्वेशन का मीन्स क्या होता है, संरक्षण। ओके, संरक्षण का मीन्स आपका क्या होता है, टू प्रोटेक्ट, और इजी में हम लोग कहेंगे तो टू प्रोटेक्ट, सुरक्षा करना। ओके, सुरक्षा, सुरक्षा मीन्स उनको सेव करना। समझ में आ गया, यानी क्या कहना चाह रहा है ये चैप्टर हमसे कि कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मतलब पेड़ पौधों का और जंतुओं की सुरक्षा हम लोगों को करनी है। क्यों करनी है और कैसे करनी है, अब इस पे हम लोग आएंगे। अभी तक तो समझ लिए कि ये चैप्टर क्या कह रहा है, इसमें क्या चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट्स और एनिमल्स की सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे, उनके प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे उनको कंजर्व कर रहे हैं, संरक्षण उनका कर रहे हैं बच्चों। अब सेकेंड पॉइंट पे आप आइए कि अब क्या हो गया, अब सेकंड में वाई, क्यों जरूरी है हमको प्लांट्स और एनिमल्स की सुरक्षा करने की ज़रूरत क्या है, कि क्यों ज़रूरी है कि उनको प्रोटेक्ट करें। प्लांट्स तो आप देखते हैं कि हाँ मतलब कि हो रहे हैं, प्लांट्स लगे हुए हैं, जगह जगह लगे हुए हैं, यहाँ लगाया जा रहा है, उनको गवर्नमेंट के थ्रू भी लगाया जा रहा है, हम लोग भी अपने गार्डन्स वगैरह में लगा रहे हैं। और एनिमल्स जो हैं आपके वो भी जंगल में, फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, हम लोग देख रहे हैं। तो क्यों हम लोग, आखिर क्या ज़रूरत है बच्चों, आपको ये आएगा ना कि क्यों मैम क्यों कह रही है ये चैप्टर में कि इसको कंजर्व करने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आखिर ज़रूरत क्या हो। ओके बच्चों, इसको हम लोग समझेंगे। सेकंड टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं, वाई कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, या आपका फॉरेस्ट लाइफ का कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है। क्योंकि प्लांट्स एंड एनिमल्स आपके कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, प्लांट्स एंड एनिमल्स का शेल्टर कहाँ है, होम का है। हम लोगों ने वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन दी 7th क्लास में, फॉरेस्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं ना, कि अच्छे से डिस्कस किया था प्लांट्स और एनिमल्स का क्या है, हैबिटेट क्या है, नेचुरल हैबिटेट जो है, शेल्टर कहाँ पे इनको मिलता है, फॉरेस्ट में रहते हैं। फॉरेस्ट खूब बड़े बड़े से होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेराइटीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, क्योंकि इनको फॉरेस्ट से फूड मिलता है। प्लांट जो है फूड बनाते हैं, तो एनिमल्स को फूड मिलता है, रहने के लिए जगह मिलती है, एयर मिलता है। ओके, तो ये अच्छे से सर्वाइव कर लेते हैं। क्लियर हुआ बच्चों आपका। तो अब इसकी ज़रूरत क्या है, क्यों करते हैं। देखिए क्या हो रहा था, हम लोगों ने पढ़ा था ना एक टर्म, डिफॉरेस्टेशन। क्या टर्म था आपका, डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, ये वर्ड हम लोगों ने पढ़ा था ना।
ये क्या था फॉरेस्ट चैप्टर में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्रीवियस क्लास में, प्रीवियस वीडियोस में, क्लास 7 की वीडियो में जाके फॉरेस्ट चैप्टर को एक बार अच्छे से देख लीजिए, बहुत अच्छे से उसमें हमने क्लियर किया था। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है बच्चों की पूरा का पूरा जंगल ही काट देना। ओके, जंगलों को काटा जा रहा, पेड़ों को काटा जा रहा है। क्यों काटा जा रहा था, हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, क्योंकि उस जगह को, उस लैंड को दूसरे पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। ओके, कौन कौन सा पर्पस, अब आपका बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, फैक्ट्रीज बनाई जा रही है, होम्स बनाया जा रहा है, रेस्टोरेंट्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज करती जा रही है। तो लोगों को काम देने के लिए क्या हो रहा है, बिल्डिंग रहने के लिए लोगों के लिए बिल्डिंग्स बन रहे हैं, होम्स बन रहे हैं, काम करने के लिए फैक्ट्रीज बन रही है। ओके, रेस्टोरेंट्स वगैरह बन रहे हैं। और दूसरा कल्टिवेशन के पर्पज से, यानी खेती के पर्पज से जंगल काट दिए जा रहे हैं और वहाँ पे कल्टिवेशन, खेती की जा रही है। ओके, और तीसरा आपका क्या मेन रीज़न था कि जंगल की लकड़ी को क्या करते हैं बच्चों, जंगल की लकड़ियों का यूज़ किस लिए करते थे हम लोग, इससे फर्नीचर्स वगैरह बना रहे थे, बहुत सारे सामान बना रहे थे, हमें पेपर मिल रहा था। ओके, ये भी तो हम लोग ने डिस्कस किया था। और इसका यूज़ कैसे कहते हैं, लकड़ी को यूज़ फ्यूल के रूप में भी तो करते हैं, ईंधन के रूप में कर रहे थे ना। ओके, तो क्लियर है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे थे, इसलिए जंगलों को काटा जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, पूरे के पूरे जंगल को काट दिया जा रहा है और वहाँ के लैंड को दूसरे पर्पस में यूज़ किया जा रहा है, या तो बिल्डिंग, रेस्टोरेंट्स वगैरह बना दिए जा रहे हैं, फैक्ट्रीज बनाई जा रही है, या फिर कल्टीवेशन के लिए, या फिर फर्नीचर्स वगैरह में लकड़ियाँ यूज़ की जा रही है, और अदर पर्पसेज में फ्यूल वगैरह में यूज़ किया जा रहा है। ओके, अब इससे क्या हुआ, डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, ठीक है, पूरा जंगल काट दिया जा रहा है, तो एनिमल्स कहाँ रहेंगे, उनका नेचुरल हैबिटेट तो खत्म हो गया ना, रहने की जगह वही है, वहीं पे वो छुपते थे, रहते थे, सरवाइव करते थे। ओके, फॉरेस्ट से हमें क्या मिलता था, फॉरेस्ट से हमें फूड, एयर और वाटर मिल रहा था। हमारी सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए क्या चीज़ ज़रूरी थी, हमें ज़िंदा रहने के लिए क्या ज़रूरी है, आप लोगों को पता है ना, खाना नहीं खाएंगे हम, सांस नहीं लेंगे तो क्या होगा, सांस लेना बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए आपकी सांस रुकने लगी, अगर आपको घुटन होने लगे, सफोकेशन होने लगे, देखते नहीं हॉस्पिटल जाते हो ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगाए जाते, ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगी, डेथ हो जाएगी, मर जाएंगे हम लोग। और फूड भी हमें सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है। कुछ दिन तक तो हम रह सकते हैं बिना खाना खाए, पानी पी के, या व्रत वगैरह फास्टिंग करते तो हम लोग रह लेते हैं कुछ दिन, लेकिन इसके बाद अगर फूड नहीं मिलेगा तो क्या होगी, हमारी फिजिकल बॉडी की जो वाइटल एक्टिविटीज़, आप लोग की जैविक क्रियाएं हो रही थी, फिजिकल एक्टिविटीज़, वो होना बंद हो जाएंगी और धीरे धीरे डेथ हो जाएगी। वाटर भी ज़रूरी है आपके लिए, हम लोगों ने बहुत अच्छे से बच्चों इसको पहले भी डिस्कस कर रखा है, यहाँ पे शॉर्ट में समझ रहे हैं। ओके, तो फॉरेस्ट अगर हम काट देंगे तो हमें फूड, एयर और वाटर ये तीनों नहीं मिलेंगे, और इनके नहीं मिलने से क्या होगा कि हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, डेथ हो जाएगी, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की डेथ हो जाएगी। एनिमल्स कहाँ रहेंगे। ओके, तो इसलिए फूड, एयर एंड वाटर, आपका फूड, एयर एंड वाटर ये हमको नहीं मिलेगा। ओके, ये हमें क्या हो रहा है, नहीं मिल रहा है। फूड कैसे मिल रहा था, आप लोगों को पता है ना, कैसे फूड मिल रहा था। प्लांट्स क्या करते थे, फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस करते थे, हम लोग ने डिस्कस कर रखा है पहले भी। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बच्चों क्या हो रहा था कि प्लांट्स क्या करते थे कि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते थे, सनलाइट, सूरज की रोशनी के प्रेजेंस में आपका क्या कर रहे थे, क्लोरोफिल, एक ग्रीन पिगमेंट होता है पत्तियों में जो पाया जाता है, पत्तियों के स्टोमेटा, लीव्स के स्टोमेटा, लीव्स में स्टोमेटा में नहीं, लीव्स में ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। उसकी हेल्प से क्या कर रहे थे, वो ले लिया, एटमॉस्फेयर से आपका कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, और सनलाइट के प्रेजेंस में ये खाना बना रहे थे, फूड बना रहे थे। प्लांट ही तो फूड के मेन सोर्स है, वो प्लांट से हम लोगों को भोजन मिलता है ना, चाहे हम वेजिटेरियन हो, चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, चाहे एनिमल्स हो, सबको प्लांट से ही तो भोजन मिलता है। कैसे मिलता है, प्लांट से डायरेक्ट, वेजिटेरियन है तो डायरेक्ट प्लांट्स के प्रोडक्ट ले लेते हैं, चावल, दाल, हम लोग जो कुछ भी खा रहे हैं, सब्जियां वगैरह, फ्रूट्स, ये सब प्लांट से ले रहे हैं। और अगर नॉन वेजिटेरियन है तो हम दूसरे एनिमल्स को खा रहे हैं, और ये एनिमल्स भी तो प्लांट्स को खा रहे थे ना। तो इस तरह से भोजन का मेन सोर्स हमारा क्या है बच्चों, प्लांट है। ओके, तो प्लांट कहाँ होते हैं, जंगल में होते हैं। जंगल ही नहीं रहेगा तो प्लांट नहीं रहेगा, हमें फूड नहीं मिलेगा, हमारी डेथ हो जाएगी। ओके, तो फूड, आपका फूड का मेन सोर्स प्लांट है,
मीन्स फॉरेस्ट है, और आपको एयर और वाटर भी मिलता है। एयर कैसे मिलता है बच्चों, अब इसको हम लोग समझते हैं। एयर आपको कैसे मिलता है, हम लोग क्या करते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं ना, तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है इसको अच्छे से। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप पिछले क्लास की क्लास 7 की वीडियोस को जाके देखिए। ओके, क्या करते हैं इसमें हम लोग रेस्पिरेशन के प्रोसेस में बच्चों एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन रिच एयर को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस एटमॉस्फेयर में निकालते हैं। इसी कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट जो है आपके यूज़ करके फूड बनाते हैं, और फूड बनाने के प्रोसेस में मीन्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ये क्या करते हैं, फूड और आपका ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं, एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। इसी ऑक्सीजन को ह्यूमन बींग्स रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू लेते हैं। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है आप लोगों को कि कैसे? देखिए पूरी साइकिल एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर प्लांट ही नहीं होंगे तो कितना लॉस हो जाएगा, जंगल नहीं होंगे कितना लॉस होगा। यानी हम लोगों को वो ऑक्सीजन जो है आपका फूड बन ही नहीं रहा है, फूड नहीं बन रहा है, प्लांट है नहीं तो फूड कैसे बनेगा? ओके, फूड नहीं बन रहा तो हमें क्या होगा, ऑक्सीजन भी नहीं रिलीज होगी। ऑक्सीजन नहीं रिलीज हो रही है तो हमें मिलेगी नहीं, हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं करेंगे, रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं करेंगे, सांस नहीं लेंगे तो डेथ ऑलरेडी हो ही जाएगी। ओके, फूड क्लियर हो गया आपका, एयर क्लियर हो गया, एंड वाटर। अब वाटर कैसे बच्चों, हम लोगों ने पढ़ रखा था ना सॉइल चैप्टर में कि वाटर क्या है, जो आपका वाटर बारिश के थ्रू आता है, रेनफॉल के थ्रू या फ्लड वगैरह के थ्रू, जो भी वाटर है या आप पानी देते हैं तो एक्स्ट्रा वाटर क्या होता है, वो रूट्स के थ्रू रिस के क्या होता है, सॉइल में चला जाता है। सॉइल में कई सारी लेयर होती है, तो सॉइल के नीचे की लेयर्स जो होती हैं हार्ड, जिनमें हार्ड रॉक्स, बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, उनमें जाके ये स्टोर हो जाता है। देखते नहीं है आपने, मूवीज़ वगैरह देखा होगा, तो उसमें क्या होता है कि बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है, सूखा पड़ गया है, तो क्या करते हैं किसान, वो डिग करने लगते, अर्थ को एक जगह पे खुदाई करते हैं, गड्ढा खोदते, तो वहाँ पे काफ़ी डीप खुदाई करते हुए क्या होता है, एक प्लेस पे जहाँ पे उनकी कुल्हाड़ी लगती है, फावड़ा लगता है, तो उस प्लेस पे क्या होता है, पानी की धार निकलती है। तो बहुत खुशी से सब लोग झूमने, नाचने, गाने लगते हैं कि पानी निकल आया, पानी मिल गया। ओके, तो जिस प्लेस पे वो पानी निकलता है, जिस पॉइंट पे पानी की धार निकलती है, उसको हम लोग एक्विफर बोल रहे थे ना, और उसके ऊपर का जो लेयर था उसको वाटर टेबल बोल रहे थे। ये सब हम लोगों ने सॉइल चैप्टर में डिस्कस कर रखा है। ओके बच्चों, तो आपका वाटर भी इस तरीके से हमें मिलता है। ओके, फॉरेस्ट नहीं रहेंगे, प्लांट नहीं रहेंगे तो रूट नहीं रहेंगे। रूट कैसे वाटर को होल्ड करेंगे, वाटर को होल्ड ही नहीं कर पाएंगे, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उनकी कम हो जाएगी। सॉइल में वाटर कैसे जाएगा? ओके, रिस के धीरे धीरे जाता है ना, रूट्स के थ्रू अब्जॉर्ब भी होता है, और जो ग्राउंड वाटर होता है वो इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू नीचे चला जाता है, सॉइल में अब्जॉर्ब होता है, सॉइल में जाके सॉइल के हार्ड रॉक में स्टोर हो जाता है। ये तो सबको पता है नॉर्मली कि रूट अब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन रूट वापस भी तो जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको सॉइल में स्टोर कर रहा है। ठीक है, वही पानी हम लोगों को मिलता है, तो यानी हम लोगों को फूड, एयर एंड वाटर नहीं मिलेगा तो हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते हैं, ऑलरेडी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, अब फूड, एयर, वाटर हम लोगों को कहाँ से मिल रहा था बच्चों? फॉरेस्ट से मिल रहा था, प्लांट से मिल रहा था ना। प्लांट कहाँ आपके हैं? फॉरेस्ट में है। प्लांट से मिल रहा था, प्लांट आपका फॉरेस्ट में है। ओके, क्लियर हो गया। अब दूसरा देखिए, डिफॉरेस्टेशन होने से, फॉरेस्ट नहीं होने से क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। कहीं पे बाढ़ आ जाएगी, कहीं पे सूखा पड़ जाएगा, फ्लड आएगा, फ्लड मीन्स बाढ़, और कहीं पे जो आपका क्या हो जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। DROUGST, ड्राउट। ड्राउट मीन्स क्या होता है बच्चों, हिंदी में इसको सूखा बोलते हैं। अब आप बोलेंगे मैम कैसे, मतलब आप बोल रहे हैं कि कहीं पे बाढ़ आ जा रही है, कहीं पे सूखा, तो कैसे बाढ़ आ रही है, कैसे सूखा पड़ रहा है? ओके, इसको हम लोग समझते हैं बच्चों। देखिए बाढ़ कैसे आती है, पहले तो आप लोगों ने बाढ़ कैसे आती है इसको तो बार बार समझ रखा है ना पिछले चैप्टर्स में भी। ओके, तो हम लोग पहले समझते हैं सूखा कैसे पड़ता है। आइए देखिए, ड्रॉट कैसे होता है। अब क्या हुआ बच्चों कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जब प्लांट नहीं रहेंगे, क्योंकि प्लांट क्या कर रहे थे, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, तभी तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने ले लिया। और क्या करते थे, सनलाइट के प्रेजेंस में और आपका क्लोरोफिल पिगमेंट की हेल्प से फूड बना रहे थे, यानी एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड वो ले रहे थे, फूड बना रहे थे और ऑक्सीजन रिलीज कर रहे थे। अब प्लांट ही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा?
कोई नहीं लेगा। यानी एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, हम तो सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, और लिविंग बींग्स क्या है, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। प्लांट एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो है वो आपका रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन लेते कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते, तो यानी ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते जा रहे हैं। अब एटमॉस्फेयर में क्या हुआ बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड ही हो गया, क्योंकि प्लांट्स हैं ही नहीं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करते हैं फूड बनाने के लिए। अब प्लांट्स नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो पूरे एटमॉस्फेयर में आपका कार्बन डाइऑक्साइड का आपकी क्या होगी, क्वांटिटी रिलीज हो गई, लेवल रिलीज हो गया। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसका केमिकल फॉर्मूला है, केमिस्ट्री में आगे आप लोग पढ़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से डिनोट करते हैं, इसलिए शॉर्ट फॉर्म ये लिख दिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, इंक्रीज इन एटमॉस्फेयर। ओके, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल आपका बढ़ गया। अब क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ही हो गया चारों तरफ, तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। एक टर्म आप लोगों ने सुना था ना, ग्लोबल वार्मिंग, मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया, मीन्स टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर इंक्रीज, ओके, बढ़ गया। टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या हो गया बच्चों, ग्लोबल वार्मिंग हो गई। ग्लोबल वार्मिंग आप लोगों ने बहुत सुन रखा ना, हर जगह न्यूज़पेपर वगैरह में भी पढ़ते हैं। अभी पहले ये कॉन्सेप्ट बहुत कि ग्लोबल वार्मिंग। ओके, तो ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या, इसको समझ लीजिए यहाँ से अच्छे से कि क्या होता है कि जब आपका डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होगा, प्लांट्स काटे चले जाएंगे, पूरे के पूरे जंगल खत्म कर दिए जाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि प्लांट्स अब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ले नहीं रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू ह्यूमन बींग्स एनिमल्स निकाल रहे हैं वो एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया, इससे क्या होगा कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ओके, अब आप बोलेंगे मैम कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल तो बढ़ गया, हमको समझ में आ रहा है कि हम लोग रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन ले रहे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते जा रहे हैं, और आपका प्लांट्स नहीं है तो वो अब्जॉर्ब कर नहीं पा रहे, इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल तो बढ़ गया। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल के बढ़ने से ये टेम्परेचर कैसे बढ़ गया, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा ना, पूछेंगे मैम टेम्परेचर कैसे बढ़ गया, ये बात नहीं समझ में आ रही है। ओके, तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करता है, ये ट्रैप करता है, ट्रैप हीट एनर्जी, ट्रैप एंड रिफ्लेक्ट। ओके, एंड रिफ्लेक्ट भी आप लिख लीजिए, वेट। ओके, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करती है, ट्रैप एंड रिफ्लेक्ट करती है। ओके, ट्रैप एंड रिफ्लेक्ट हीट एनर्जी प्रेजेंट ऑन अर्थ सरफेस। समझ में आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कैसे बढ़ा है एटमॉस्फेयर में, ये तो क्लियर हो गया। अब टेम्परेचर हमारा कैसे बढ़ रहा है इसको समझिए। ओके, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है बच्चों, ये जो आपकी अर्थ धरती गर्म होती रहती है ना, सनलाइट है खूब तेज, गर्मी का मौसम है, खूब कड़ी धूप है, तो क्या होगा, हमारी जमीन भी गर्म हो जाएगी, धरती हमारी गर्म होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ये इस हीट एनर्जी को ट्रैप करके रिफ्लेक्ट करता है, ऊपर की तरफ भेज देता है, इसका काम यही है। ओके, तो जब क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड अब बहुत ज़्यादा हो गया, इसका लेवल आपका बढ़ गया, तो ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा आपकी अर्थ से एनर्जी, हीट एनर्जी को, हीट को अब्जॉर्ब करता चला जाएगा, ऊपर एटमॉस्फेयर में आपके भेजता चला जाएगा। ज़्यादा हो गया तो अब ये ज़्यादा अब्जॉर्ब करेगा और ज़्यादा भेजेगा। अब इससे क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर में आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है, ये यहाँ से क्लियर हो गया, समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि इसी पे आपका ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट बेस है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब आपका क्या, ग्लोबल वार्मिंग, चारों तरफ खूब गर्मी हो गई, पूरा वैश्विक रूप में आपकी गर्मी होगी, ग्लोबल वार्मिंग हो गई। समझ गए आप लोग, क्लियर है बच्चों यहाँ से। अब देखिए, अब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया, तो इसका इफेक्ट क्या है यहाँ, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल आपका एटमॉस्फेयर में बढ़ गया,
प्लांट्स की वजह से बढ़ रहा है, प्लांट्स नहीं है तो वो अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, और हम लोग तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते चले जा रहे हैं, लेवल इसका बढ़ गया। अब इसके बढ़ने से क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ जा रहा है बच्चों। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का काम ही है अर्थ पे जितना भी आपका हीट एनर्जी है उसको ट्रैप करके रिफ्लेक्ट करता है, ऊपर की तरफ भेज देता है, ठीक है, अपना ले लेता है एटमॉस्फेयर में। अब ये क्या हुआ कि आपका टेम्परेचर अर्थ का बढ़ गया, अब ज़्यादा ये रिफ्लेक्ट करने लगे, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा हीट एनर्जी रिफ्लेक्ट अब करने लगेगा। ओके, अब इससे पूरा टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने से बच्चों क्या हो गया, देखिए टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, आपकी रेनफॉल कम हो जाएगी, रेनफॉल लेस। अब आप कहेंगे मैम टेम्परेचर बढ़ गया तो रेनफॉल कैसे लेस हो गया, ये बात नहीं समझ में आ रही है। तो क्या होता है बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था ना वाटर साइकिल, एक टर्म हम लोगों ने वाटर चैप्टर में पढ़ रखा था, क्या पढ़ा था, वाटर साइकिल। ओके, वाटर साइकिल में कितने स्टेप्स थे, 7 स्टेप्स थे ना वाटर चैप्टर में, हमने पढ़ा था। यहाँ पे फिर से बता दे रहे हैं, और अगर अच्छा डिटेल में समझना है तो जाके वाटर चैप्टर आप लोग देख लीजिए, क्लास 7 में एनसीईआरटी क्लास 7 का में जो वाटर चैप्टर हमने आपको पढ़ाया उसको देख लीजिए। तो वाटर साइकिल में क्या हो रहा है बच्चों, आप लोगों का 7th स्टेप थे, इसमें क्या होता था कि आपका पानी जो है नदियों में, जो पानी है नदी में, समुद्र में जो पानी है वो क्या हो रहे थे कि सूरज की रोशनी से गर्म हो जा रहे थे, इवोपोरेशन का प्रोसेस हो रहा था, भाप बन के ऊपर उठ रहे थे, ऊपर जाके ये ठंडे हो रहे थे, ठंडे होके क्या बादल बन जा रहे थे, फिर ये बारिश के रूप में नीचे आ रहे थे। अब ठीक है, धरती से तो उठ के इवोपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू, इसको एक कंडेंसेशन का प्रोसेस कहते हैं कि बारिश बन के नीचे ठंडे हो रहे हैं, फिर नीचे चले आ रहे हैं फिर से बारिश के रूप में। तो अब ये क्या हुआ कि इवोपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू ये गर्म हुए, भाप बन के ऊपर तो उठ गए, अब ऊपर गए, वहाँ किस लिए गए, ठंडे होने के लिए गए। लेकिन अब वहाँ पे क्या है, ऊपर टेम्परेचर तो आपका ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर बढ़ चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा हो चुका है, और कार्बन डाइऑक्साइड ने खूब ज़्यादा हीट एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर दिया है। ओके, तो अब आपका टेम्परेचर बढ़ चुका है एटमॉस्फेयर का। अब वहाँ पे कैसे ये बादल बनेगा, ठंडा ही नहीं होगा तो बादल कैसे बनेगा, कंडेंसेशन का प्रोसेस नहीं होगा, कंडेंसेशन का प्रोसेस नहीं हुआ तो बच्चों बारिश कैसे होगी, बादल क्या होते हैं, बादल बन जाते हैं, वही तो बारिश होती है कंडेंसेशन के प्रोसेस के थ्रू। तो यानी आपकी बारिश भी नहीं होगी, क्लियर हो गया, आपकी बारिश नहीं होगी। बारिश नहीं होने से आपका क्या, सूखा पड़ जाएगा, ड्रॉट। समझ में आया सूखा कैसे पड़ता है, ड्रॉट कैसे पड़ता है, आपका बारिश नहीं होने से सूखा पड़ जाएगा। वाटर साइकिल भी आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। वाटर साइकिल में जो सारे 7 स्टेप थे ना आपके, इवोपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, पर्सिपिटेशन, इनफिल्ट्रेशन, और ऐसे ही करके 7 स्टेप्स आपके थे, तो ये सारे पूरे डिस्टर्ब हो जाएंगे आपके किस चीज़ से, क्लियर है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा था, आपका ग्लोबल वार्मिंग हुई, और आपका रेनफॉल, बारिश कम हो रही है। ओके, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जा रही है। ये सब का मेन रीज़न कौन है, कौन बैठ के, होता है ना कि एक मेन बॉस होता है, और वो क्या करता है कि ऑपरेट करता है सबको, वो सबको ऑर्डर पास कर देता है कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। ओके, तो इसी तरीके से क्या है, आपका फॉरेस्ट मेन है, फॉरेस्ट मेन बॉस है यहाँ पे। ओके, अब वही नहीं है तो क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें, ये सारी समस्याएं, प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में लेवल जो है आपका ज़्यादा हो जा रहा है। इसका लेवल ज़्यादा होने से क्या हो रहा है कि टेम्परेचर आपका बढ़ जा रहा है। टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि इसका काम ही है धरती से जितना भी हीट है उसको अब्जॉर्ब करना और रिफ्लेक्ट कर देना, ट्रैप करके रिफ्लेक्ट करना। तो टेम्परेचर बढ़ जा रहा है आपका। टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ कि रेनफॉल कम होगा, बारिश, क्योंकि आपका कंडेंसेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा है, ऊपर जा रहा है लेकिन ठंडा बादल हो नहीं पा रहा है, एटमॉस्फेयर बहुत गर्म है, ऊपर का टेम्परेचर बहुत गर्म है, तो बारिश कम हो रही है। और बारिश कम होती है, होती ही नहीं है, सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट पड़ जाता है। ओके, वाटर साइकिल भी आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो क्लियर हो गया यहाँ से, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया ना कि सूखा कैसे पड़ रहा है। अब कोई भी पूछेगा तो आप लोग पूरे अच्छे से सूखे की कहानी बता देंगे ना उसको कि कैसे मतलब कि सूखा कैसे पड़ता है, ड्रॉट कैसे पड़ता है, अच्छे से उसको समझा देंगे ना कि हमारा जब जो जंगल काटे जा रहे हैं, फॉरेस्ट नहीं है मीन्स प्लांट नहीं है, तो प्लांट क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या है बच्चों आप लोगों का, अर्थ का जो है
अर्थ की जितनी भी हीट एनर्जी है उसको ट्रैप करके रिफ्लेक्ट करना। तो अब ये क्या है क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा करने लग रहा है, इसका काम ही यही है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा हीट एनर्जी ट्रैप कर रहा है और रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अब एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से क्या हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया। ओके, इसी का तो रीज़न है, गर्मी ज़्यादा हुई, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, चारों तरफ एकदम गर्मी हो गई और रेनफॉल कम होगा, आपका बारिश नहीं होगी या सूखा पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका प्रोसेस जो कंडेंसेशन का वो हो ही नहीं पा रहा है, इवोपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू वाटर साइकिल आपकी डिस्टर्ब हो गई तो बारिश ही नहीं होगी। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों का। सूखा कैसे पड़ रहा है, अच्छे से सूखे की कहानी समझ में आ गई ना आप लोगों को। इसलिए क्या होता है कि फॉरेस्ट जरूरी है, डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए। फॉरेस्ट मीन्स प्लांट जरूरी है हमारे। और फ्लड, अब फ्लड कैसे आता है, बाढ़ कैसे आती है बच्चों। देखिए हम लोगों ने सॉइल चैप्टर में अच्छे से डिस्कस कर रखा है कि रूट्स क्या करते हैं, ये आपके सॉइल को होल्ड करते हैं, सॉइल को क्या करते हैं कि अच्छे से होल्ड, टाइटली होल्ड किए रहते हैं। सॉइल का जो ऊपर का पार्ट रहता है कि अंदर भी डीप, जिनके रूट डीप्स रहते हैं अंदर चले जाते हैं, सॉइल को ये बांधे रहते हैं अपने में। तो क्या होता है, आंधी आई, तूफान आया खूब तेज से या बारिश हुई तो ये उसके साथ बह के नहीं जाते हैं, मिट्टी बह के नहीं चली जाती है। ओके, क्योंकि वो अच्छे से होल्ड किए रहते हैं। ओके, और रूट का क्या काम है, हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जो ग्राउंड वाटर है वो इनफिल्ट्रेशन के रिस के इनफिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू सॉइल के जो नीचे के दूसरे लेयर्स हैं, हार्ड रॉक्स वाले जो लेयर्स हैं, उनमें जाके स्टोर हो जाता है। जब कभी सूखा वूखा पड़ता है तो क्या होता है, फिर उसको डिग करके वो वाटर निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये आपका था। इससे वाटर होल्डिंग, इससे क्या हुआ बच्चों, वाटर होल्डिंग, अगर रूट ही नहीं होंगे तो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आपकी कम हो जाएगी, जिससे कि जब भी बारिश हुई तो क्या हुआ, जैसे नहीं कमजोर पेड़ होता है तो वो बह के चला जाता है और सॉइल आपकी लूज हो जाती है। रूट्स ही तो उनको टाइटली होल्ड किए रहते। जैसे ये चीज़ है, सपोज दैट ये हमारा हैंड है, हाँ ठीक है, इसमें ये मार्कर हमने रख दिया तो अब ये इसको ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है, टाइटली ऐसे पकड़ा हुआ है। अब यहाँ पे बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है, खूब तेज आ रहा है, तो कोई चीज़ इसको जकड़े हुआ है तो ये क्या होगा, जल्दी मतलब नहीं बहेगा, फ्लो नहीं करेगा। और अगर इसमें ये नहीं है, बारिश है चला गया, तूफान है चला गया, इसके साथ बह गया। तो यही चीज़ है, आपका रूट क्या करते हैं, वो सॉइल में जाके उसको होल्ड किए रहते हैं। तो आपकी बहुत आंधी तूफान आएगी या बारिश वगैरह होगी तो उसके साथ बह के पेड़ भी नहीं जाते, मिट्टी भी नहीं जाती, जिससे कि बाढ़ नहीं आती है। अदरवाइज आपका बाढ़ आ जाएगा। तो बाढ़ भी आपका क्लियर हो गया, फ्लड कैसे आ जाता है, सूखा कैसे पड़ता है, ये क्लियर हो गया बच्चों आपका। और इसके लिए क्या ज़रूरी होता है, इन सबको रोकने के लिए आपका प्लांट ज़रूरी है। और प्लांट कहाँ पाया जाता है, फॉरेस्ट में पाया जाता है। क्लियर है। अब आपका एक टर्म और देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, ओके, एक वर्ड है, आप देख लीजिए, यहाँ पे लिख लिया एक मिनट, डिसर्टिफिकेशन, मार्कर आपका थोड़ा सही से नहीं चल रहा है, डिसर्टिफिकेशन एक टर्म आपका और है। इसी में आपका आ रहा है कंजर्वेशन में पढ़ रहे हैं हम लोग सेकंड कि क्यों कंजर्वेशन करना ज़रूरी है प्लांट्स एंड एनिमल्स का, उसको समझ रहे थे ना। तो पहले हम लोगों ने समझ लिया था कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन की वजह से ही प्रॉब्लम हो रही है। डिफॉरेस्टेशन होने से क्या हो रहा है, फूड एयर एंड वाटर नहीं मिलेगा हमें। समझ लिए ना कैसे, क्योंकि फॉरेस्ट से ही हमें फूड मिल रहा था, एयर मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू हमारा फूड बना रहे थे जिसको हम लोग खा रहे हैं। अदर प्लांट्स और एनिमल्स, ह्यूमन बींग सब ले रहे थे, फूड नहीं मिलेगा, एयर भी हमें मिल रहा था। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या हो रहा था बच्चों, फूड बन रहा था और एयर, ऑक्सीजन आपका बाहर निकल रहा था जिसको हम लोग रेस्पिरेशन के प्रोसेस में लेते हैं। तो फूड नहीं मिला, एयर नहीं मिला, वाटर भी हमको नहीं मिल रहा था, क्योंकि रूट्स ही तो क्या करती हैं, इन्फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करती हैं। सॉइल में नीचे के लेयर्स में जाके जो वाटर स्टोर होते हैं, रिस के पानी जाता है ना, रेनफॉल वाटर, ग्राउंड वाटर जो भी है वो नीचे चला जाता है। तो
अब जब सूखा वगैरह पड़ता है तो हम डिग करते हैं तो वही पानी हमें मिलता है, तो वाटर भी नहीं मिलेगा, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जा रही है, तो फूड एयर वाटर नहीं मिलेगा जिससे डेथ हो जाएगी। फ्लड आप लोग समझ चुके हैं, फॉरेस्ट नहीं होने से फ्लड कैसे आ रहा है, क्योंकि फॉरेस्ट में ही पेड़ होते हैं, आपके प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट नहीं होंगे तो फ्लड आ जाएगा और आपका सूखा पड़ जाएगा। ये भी हम लोग समझ चुके हैं, क्योंकि प्लांट क्या कर रहे थे, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर रहे थे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। ओके, फूड बनाने के लिए अब्जॉर्ब कर रहे थे, तो अब ये अब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम तो सांस ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते जा रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता चला जाएगा। इसके बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, अर्थ की हीट एनर्जी को ये ज़्यादा से ज़्यादा फिर रिफ्लेक्ट करने लगेंगे, ट्रैप करके रिफ्लेक्ट करेंगे, तो टेम्परेचर ऊपर एटमॉस्फेयर का बहुत ज़्यादा हो जाएगा। टेम्परेचर ज़्यादा होने से ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी और आपका क्या होगा कि बारिश कम होगी। कैसे बारिश कम होगी इसको भी हम लोग ने समझ लिया था, क्योंकि कंडेंसेशन का प्रोसेस, वाटर साइकिल आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, कंडेंसेशन का प्रोसेस आपका नहीं हो पाएगा अच्छे से, कम होगी या नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा। क्लियर है बच्चों? यहाँ से फ्लड आपका कैसे आ रहा था कि जब प्लांट ही नहीं होंगे तो रूट नहीं होंगे, रूट ही तो क्या करते हैं, सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आपकी कम हो जाएगी, सॉइल लूज पड़ जाएंगे। अच्छे से समझ लिया था ना मार्कर और हैंड के हेल्प से, तो आपका बह के चला जाएगा, फ्लड आ जाएगा, पूरा बाढ़ आ जाएगा। अब एक वर्ड आपका डिसर्टिफिकेशन है। अब आप बोलेंगे कि मैम ये क्या है, व्हाट इज डिसर्टिफिकेशन? ओके बच्चों, तो इसमें आपका ये इस टर्म का मतलब क्या हुआ कि आपका जो फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल लैंड टर्न्स इनटू, धीरे धीरे क्या हो जाता है, टर्न्स इनटू डेजर्ट, रेगिस्तान में बदल जाता है। ओके, डेजर्ट्स। ओके, डेजर्ट की स्पेलिंग एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, वैसे ठीक है। डिसर्टिफिकेशन इसका मतलब क्या है बच्चों कि आपका डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है कि फर्टाइल लैंड आपका उपजाऊ जो भूमि है वो पूरी बंजर हो जाती है, वो डेजर्ट में, रेगिस्तान में बदल जाती है। अब आप कहेंगे कैसे मैम, बुक में तो ऐसे ही सब कुछ लिख दिया है, लेकिन कैसे, यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, क्यों, क्या, क्यों और कैसे, कैसे बदल जाती है। तो आप लोगों को पता है ना कि क्या होता है, सॉइल, हम लोग ने सॉइल चैप्टर में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि सॉइल के कई सारे लेयर्स होते थे। ओके, 5 लेयर्स थे ना, 5 और 6, तो उसमें सबसे ऊपर का लेयर क्या था आपका, टॉप लेयर था ना, टॉप रॉक जिसको बोलते हैं टॉप लेयर, वो लेयर क्या थी, उस लेयर में क्या होता था बच्चों, उस लेयर में ह्यूमस ज़्यादा प्रेजेंट था, वो लेयर ज़्यादा फर्टाइल थी। क्यों फर्टाइल थी, क्योंकि उसमें ही तो प्लांट्स और एनिमल्स की जो डेड बॉडीज होती हैं, प्लांट्स और एनिमल्स में क्या होता है, मिनरल्स होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, वो सब मर के उसी में मिल जाते थे। और नीचे के लेयर्स क्या होते हैं, उनमें हार्ड रॉक्स प्रेजेंट थे जो वाटर को स्टोर करते थे, वो कम फर्टाइल हैं, उनमें ह्यूमस भी कम होता है। तो अब क्या होगा आपका कि जब प्लांट नहीं रहेंगे आपके, तो प्लांट के जो रूट होते हैं यही तो ऊपर के लेयर को होल्ड किए रहते थे, टॉप रॉक को यही होल्ड किए रहते थे। अब क्या होगा कि जब यही नहीं, रूट नहीं है, बारिश हुई तो बारिश के थ्रू आंधी तूफान हुआ तो मिट्टी क्या होगी, खूब हवा चली, आंधी तूफान आ गया, बारिश हुई तो मिट्टी भी, ऊपर का लेयर, टॉप रॉक वाली लेयर क्या होती है, वो टॉप लेयर वो बह के निकल जाती है। ओके, वो उसके साथ बह जाएगी, वो भी चली जाएगी। अब नीचे की लेयर्स क्या है, वो कम फर्टाइल है, उनमें ह्यूमस कम है, तो अब ये तो बह के चली गई, तो क्या वो फर्टाइल आपकी सॉइल जो है वो कम फर्टाइल हो जाएगी। तो धीरे धीरे ऐसे ही करते करते क्या होगा कि एक दिन वो पूरा डेजर्ट में बदल जाएगा, रेगिस्तान में बदल जाएगा, बंजर भूमि हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? डिसर्टिफिकेशन का मतलब भी आप लोगों को क्लियर हो गया। ओके, तो सेकेंड टॉपिक यहाँ से हमारा कंप्लीट हो गया। व्हाट हम लोग ने समझ लिया है कि क्या है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेकेंड टॉपिक आपका व्हाई, क्यों करते हैं, व्हाई कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नेसेसरी, क्यों करते हैं। अब कैसे पे आप लोग आइए कि कैसे करते हैं, क्यों करते हैं हम लोगों ने समझ लिया, क्यों करते हैं इसीलिए करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो इतनी सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे पहले तो डेथ ही हो जाएगी, फूड एयर वाटर नहीं मिलेगा हमें, बाढ़ आ जाएगी, कहीं बाढ़ आ जाएगी, कहीं सूखा पड़ जाएगा। ओके, आपका पॉल्यूशन भी हो जा, डिसर्टिफिकेशन हो जाएगा। ओके, पॉल्यूशन भी हो जाएगा, पॉल्यूशन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाएगा तो पॉल्यूशन, ऑक्सीजन की कमी होगी, पॉल्यूशन बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, रेनफॉल हो जाएगा, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, इतने सारे प्रॉब्लम्स हो जा रहे हैं।
मतलब जीवन ही धरती पे नहीं रहेगा। इसीलिए बच्चों हम लोगों को प्लांट और एनिमल, अभी कहा था ना आप लोगों ने कि मैम क्यों कंजर्वेशन की ज़रूरत है, प्लांट और एनिमल को सुरक्षा देने की क्या ज़रूरत हो गई। ये कौन से प्लांट और एनिमल चोर हैं कि इनको हम लोग प्रोटेक्ट करें अच्छे से। ओके, इन्होंने क्या मतलब ऐसा कर दिया कि इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। आराम से जंगल में घूम रहे हैं एनिमल्स, प्लांट्स तो हो जा रहे हैं, लगा दे रहे, लेकिन क्या ज़रूरत है। इसी वजह से, क्योंकि काटा जा रहा है, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे नेचुरल हैबिटेट, एनिमल्स के रहने की जगह ही ख़त्म हो जा रही है। फूड नहीं मिल रहा है, एयर नहीं मिल रहा है, वाटर नहीं मिल रहा है तो लाइफ, आप सर्वाइवल ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरी है, तो लाइफ कैसे आप सर्वाइव कैसे करेंगे। ऑलरेडी डेथ हो जाएगी, कहीं पे सूखा पड़ जा रहा है, कहीं बाढ़ आ रहा है, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल डिस्टर्ब हो जा रही है, ऑक्सीजन साइकिल डिस्टर्ब हो जा रही है आपकी। ओके, सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जा रही है, रेगिस्तान बन जा रहा है जगह जगह, तो सब कुछ तो डिस्टर्ब हो जा रहा है, कुछ भी सही नहीं है। इसीलिए हमको प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करने की, बच्चों सुरक्षा करने की, इनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत पड़ी। और शिकार जो खेलते हैं ना, बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो एनिमल का, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, फ्लैश वगैरह खा रहे हैं ना, मांस खा रहे हैं, उसके लिए क्या करते हैं, एनिमल्स को मार दे रहे हैं। अब ऐसे ही मारते मारते इनकी जनसंख्या भी तो धीरे धीरे कम होती जा रही है एनिमल्स की। बहुत सारे एनिमल्स ऐसे, जैसे पहले के टाइम में हम लोग डायनासोर वगैरह देखते थे, तो वो क्या विलुप्त होते जा रहे हैं, धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। बहुत से एनिमल्स ऐसे हैं कि एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, जो अब हमको देखने को नहीं मिलते हैं। इसीलिए इनको प्रिजर्व, इनको कंजर्व करने के लिए, इनका संरक्षण करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हमको क्या है, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं और इसकी ज़रूरत है। अब इसको कैसे करते हैं, ये चीज़ आपका क्लियर हो गया बच्चों। दो टर्म आपका क्लियर हो गया, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेकंड टॉपिक आपका व्हाई कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज नेसेसरी, क्यों जरूरी है, क्या हो गया, क्यों हो गया। तीसरे पे आइए आप, हाउ, कैसे करते हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कैसे करते हैं, हमारे टूल्स क्या हैं। ओके, अब और फोर्थ आपका टर्म्स है। तो तीसरा हम लोग टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि कैसे करते हैं। आई होप आप लोगों को बच्चों अच्छे से समझ में आया होगा कि ये चैप्टर हमसे कहना क्या चाह रहा है, हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। ओके, क्यों ये चैप्टर हमारे क्लास 8 एनसीईआरटी में इंक्लूड किया गया है, और प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करना क्यों जरूरी है। नहीं कंजर्व करेंगे तो धरती पे जीवन ही नहीं बचेगा, सब कुछ एकदम गड़बड़ हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। ओके, इतनी सारी नेचुरल कैलमिटीज़ हो जाएगी आपकी, आपदा जो नहीं कहते हैं, बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, जीवन नहीं बचेगा, खतरे में आ जाएगा। इसलिए इनको सबसे पहले प्लांट्स और एनिमल्स को सुरक्षा देना ज़रूरी है, ताकि हमारा जीवन सेफ रहे, हम सेफ रहें। ओके बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग अपना थर्ड टॉपिक डिस्कस करेंगे, हाउ, कैसे इनको कंजर्व करते हैं, इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। दो टॉपिक हमारे इस चैप्टर में बचे हैं, इनको अच्छे से थर्ड टॉपिक और फिर फोर्थ हमारा कुछ टर्म्स है, उसको अच्छे से क्लियर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे स्पीसीज, हम लोगों ने बताया ना जाति क्या, जैसे ही जाति वर्ड आएगा आप सीधे क्या बोलेंगे, सेम कास्ट मैरिज, सेम कास्ट में ही मैरिज, इंटर कास्ट नहीं, इंटर तो दूसरे में हो जाएगी, सेम कास्ट मैरिज मीन्स आपकी स्पीसीज होगी। बायोस्फीयर का मतलब क्या हुआ, लाइफ, जहाँ पे लाइफ है वो प्लेस, अर्थ पे वो प्लेस लाइफ, बायोस्फीयर मीन्स लाइफ। ओके, स्पीसीज मीन्स आपका सेम कास्ट मैरिज। और फ्लोरा फौना हमने बताया था, फ्लोरा आपका प्लांट है, फौना एनिमल्स है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और इस चैप्टर का इसी तरह से धीरे धीरे हम लोग अच्छे से क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।